अगर हम देखें तो ये लिस्ट शो करती है फाइल्स एंड फोल्डर की। तो जब हम ls कमांड को यूज़ करते हैं तो हम सिंपली टाइप करते हैं ls और उसके बाद कोई लोकेशन टाइप करते हैं जिस डायरेक्टरी से हमने लिस्ट देखनी है फाइल्स की। तो जब हम ls के साथ लोकेशन लिखते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइल्स 1, फाइल 2, फाइल 3 जो भी फाइल्स उसमें मौजूद हैं उनकी लिस्ट शो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड है pwd कमांड, जो कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करती है कि आप किस फोल्डर में अभी काम कर रहे हो। तो इसके लिए सिंपली हम pwd टर्मिनल पर लिखते हैं तो उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं कि डायरेक्टरी आ गई है home/asad। तो यहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी थर्ड कमांड है cd कमांड। cd कमांड बेसिकली चेंज डायरेक्टरी करती है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके कमांड भी बात करें तो इसको 3 डिफरेंट मेथड या 3 डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि कलर्स से मेंशन की हुई हैं। पहली कमांड अगर हम बात करें तो उसमें हम सिंपली फोल्डर जिसमें हमने जाना होता है, जिसमें हमने मूव करना होता है, जिस फोल्डर के अंदर हम जाना चाह रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं। दूसरी कमांड की हम बात करें तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स लगाते हैं cd के बाद। इसका मतलब है कि एक स्टेप बैकवर्ड। cd के बाद जब हम ये टिल्डे की अलामत लगाते हैं तो उसका मतलब है कि आप होम पे चले जाते हो। cd के बाद आप चले जाते हो /home/asad डायरेक्टरी तक आप पहुंच जाते हो। ये 3 डिफरेंट मेथड है। उसके फोर्थ जो कमांड वो mv कमांड है, जिसको मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को। और इसके अलावा दूसरा इसका जो यूज़ है वो ये है कि इसको हम रीनेम कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। तो जब हम मूव करना चाह रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फ़ाइल का नेम लिखते हैं mv फाइल नेम, और उसके बाद वो लोकेशन लिखते हैं जहाँ पे हमने उसको मूव करना होता है। और जब हम किसी फ़ाइल को रीनेम करना चाह रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फाइल का नेम लिखते हैं और रीनेम के बाद जो नेम उसका बनना होता है वो लिखते हैं। जैसे कि हमने पहले कमांड में अगर हम देखें तो हमने ls किया और फाइल्स देखी, उसके बाद हमने फाइल 3 को मूव करना है फाइल 2 में, तो हमने सिंपली उसके लिए एक टर्मिनल पे ये हमने कमांड लिखी है। उसके बाद जब हमने देखा तो वो जो फाइल 3 थी वो यहाँ से गायब होकर फोल्डर 2 में चली गई है। और उसके बाद हमारे पास हमने मूव करना था दूसरी मूव कमांड को, हमने यानी रीनेम करना था फाइल 2 को। तो हमने पहले mv लिखा, फाइल 2 का नेम लिखा, उसके बाद फाइल 4 लिखा, यानी जो अब हमारे पास फाइल 2 थी जो पहले, वो अब फाइल 4 के नाम से उसी फोल्डर में सेव है। उसके बाद हमारी फिफ्थ कमांड है cp कमांड। cp कमांड कॉपी के लिए यूज़ की जाती है। तो जब हम कॉपी करते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं, फाइल का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लोकेशन लिखते हैं जहाँ पे हमने उसको कॉपी करना होता है। ये जो टिल्डे की अलामत है इसका मतलब है /home/asad, और उसके बाद आगे हमने मज़ीद फ़ोल्डर की लोकेशन लिखी है। यानी जब हमको लंबी लिखने की बजाय हम टिल्डे की अलामत जहाँ पे भी यूज़ करेंगे, आगे भी कमांड में यूज़ होनी है, तो इसका मतलब है /home/asad। और जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने लिस्ट किया, यहाँ पे फाइल्स मौजूद थी, फोल्डर मौजूद था। तो हमने फाइल 1 को कॉपी करना था फोल्डर 2 में, जो कि इसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। तो हमने सिंपल किया cp लिखा, और उसके बाद हम फोल्डर को जब हमने कॉपी कर लिया तो उसके बाद हमने फोल्डर 2 में जाके देखा, cd के थ्रू हमने चेंज डायरेक्टरी की और फोल्डर 2 में जाके ls के थ्रू लिस्ट देखी। तो हमने देखा कि वहाँ पे हमारी फाइल जो 1 थी वो आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी 6th कमांड है ln कमांड। ln कमांड बेसिकली लिंक क्रिएट करती है। लिंक 2 तरह के होते हैं, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। इन शॉर्ट जो हार्ड लिंक होता है वो ये होता है कि हमारे पास 2 डिफरेंट फाइल बन जाती हैं और वो हार्ड फॉर्म में होती हैं। अगर एक को डिलीट करो तो दूसरी सर्वाइव करती है, और एक में लिंक का मतलब है कि एक फ़ाइल में जो आप चेंज करोगे वो दूसरी फाइल में हो जाएंगे। अब हार्ड लिंक में ये होता है कि हमारी अगर आप एक फ़ाइल डिलीट भी कर देते हो तो दूसरी फिर भी मौजूद रहती है। लेकिन सॉफ्ट लिंक में बेसिकली जैसे शॉर्टकट होता है कि अगर हम ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दें तो जो हमारे पास शॉर्टकट है वो वर्किंग नहीं करता। सिंपल है, ये ऊपर वाली कमांड हमारे पास हार्ड लिंक के लिए, और सॉफ्ट लिंक के लिए हम -s ऐड करते हैं। जिस फाइल का लिंक बनाना उस फाइल का नेम लिखते हैं, उसके बाद दूसरी जो फाइल है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, यानी फाइल 1 और फाइल 2 यहाँ पे मौजूद ना हो तभी लिंक बन सकता है। अगर फाइल 2 भी मौजूद हो तो लिंक नहीं बनेगा। तो हम सिंपल करते हैं ls करके हमने फाइल्स देखी, उसके बाद हमने फाइल 1 लिखा और उसको फाइल 2 के साथ हमने लिंक बनाया। एक दफ़ा हमने हार्ड लिंक बनाया और दूसरी दफ़ा हमने सॉफ्ट लिंक बनाया। तो जब हम ls-l से देखेंगे तो देख सकते हैं कि जो फाइल 3 है इसका सॉफ्ट लिंक है तो उसका जो कलर है वो भी ब्लू हो गया, और जिसके साथ उसका लिंक है वो भी मेंशन हो गया। तो उसके बाद हम 7th कमांड पे जाते हैं, टच कमांड है। टच कमांड बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करती है और उसके अलावा जो फाइल्स क्रिएटेड हैं उनका टाइम अपडेट करती है। यानी
जो जब वो बनाई गई थी, अगर हम उसका टाइम चेंज करना चाहते हैं तो हम टच के साथ प्रेजेंट टाइम जो मौजूदा टाइम है वो शो करना चाहते हैं तो वो भी हम इसी टच के साथ कर सकते हैं। टच के साथ हमने क्या करना है, सिंपल फाइल का नेम लिखना है और उसके बाद जो जो फाइल्स हमने क्रिएट करनी है उनके नेम लिखते जाना है। तो टच के बाद हमने लिखा है फाइल 3 फाइल 4, तो ये दो फाइल्स आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो जाएंगी। एलएस के साथ हम देख सकते हैं पहले नहीं थे लेकिन बाद में जब हमने टच किया तो वो फाइल क्रिएट होगी। और उसके बाद यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं जो कि दूसरी कमांड है टच फाइल 1 txt। इसका मतलब ये है कि फ़ाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए, यानी फाइल 1 पहले से मौजूद थी और हमने उसका टाइम अपडेट करना था। पहले उसका जो टाइम था हमारे पास फाइल 1 का वो मई 23 थी, लेकिन जब हम टच के बाद फिर उसी फाइल 1 लिखते हैं तो उसका फिर जो टाइम है वो अपडेट हो जाता है। जबकि हम नीचे जाके देखें तो वहाँ पे 27 मई उसका टाइम अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एच कमांड है, आरएम कमांड। आरएम कमांड बेसिकली रिमूव और डिलीट फाइल के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमने सिंपल आरएम लिखना है और उसके बाद फाइल्स का नेम लिखना है जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम लिस्ट करके देखते हैं तो ये हमारे पास फाइल्स मौजूद थी, फाइल 3 फाइल 4 फाइल 5 और फाइल 6। लेकिन जब हम आरएम के साथ उनको लिखते हैं तो बेसिकली वो रिमूव हो जाती हैं। जब हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास वो मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास कमांड है डायरेक्टरी mkdir कमांड। ये नई डायरेक्टरीज को क्रिएट करती है। तो हमने सिंपल क्या करना है, mkdir लिख के उसके बाद फोल्डर 1 फोल्डर 2 ये डायरेक्टरीज बनाती है। तो उसके हमारे पास वो फोल्डर बन जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने mkdir किया और उसके बाद फोल्डर 3 और फोल्डर 4 लिखा। पहले फोल्डर 3 और फोल्डर 4 मौजूद नहीं थे लेकिन अभी वो नीचे बन गए। उसके बाद हमारे पास RMDIR है, ये एम्प्टी फोल्डर को रिमूव करती है, सिर्फ एम्प्टी फोल्डर, वो फोल्डर जिनके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। जैसे हमने पहले फोल्डर 3 और फोल्डर 4 बनाए थे, अभी हम उनको रिमूव कर सकते हैं RMDIR कमांड के तहत। लेकिन ये बात यहाँ पे मेंशन करते चलें कि अगर किसी फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं उसको डिलीट करना है तो उसके लिए एक और कमांड है जो कि हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास कमांड है 11th कमांड है rm-rf कमांड। ये बेसिकली उन फोल्डर्स को डिलीट करती है जिनके अंदर कुछ फाइल्स मौजूद हों। हमने सिंपल करना है rm-rf और फोल्डर 2 जिसके अंदर दो फाइल्स मौजूद थी। अगर हम देखें तो दो फाइल्स मौजूद थी तो हमने उन दोनों को डिलीट किया है, rm-rf लिखा है और उसके बाद हमने उनको डिलीट किया। आप देख सकते हैं पहले लिस्ट के साथ हमने देखा फोल्डर 2 के अंदर, उसके अंदर फाइल 1 और फाइल 3 मौजूद थी। फिर हमने चेंज डायरेक्टरी बैक गया एक स्टेप और यहाँ पे हमने जाके rm-rf फोल्डर 2 लिखा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोल्डर 2 डिलीट हो गया है। उसके बाद कैट कमांड है। कैट कमांड के दो यूजेस हैं। एक ये यूज़ है कि हम इसको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेक्स्ट फाइल जब हम क्रिएट करते हैं उसके साथ ही हम उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। और दूसरी जो हमारे पास इसका यूज़ है वो हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फाइल, किसी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमने क्रिएट करना होता है तो हम उसके बाद हमारे पास जो एंगल ब्रैकेट है वो डालते हैं और उसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं जो हमने क्रिएट करना है। और जब हमने फाइल के अंदर मौजूद कॉन्टेक्ट दे तो हम कैट के बाद फाइल का नेम लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ls फाइल 3 मौजूद नहीं थी तो हमने क्या किया, कैट के बाद एंगल ब्रैकेट डाल के फाइल 3 txt लिखा। जैसे हम ये कमांड को एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास फाइल 3 के अंदर टेक्स्ट भी लिखा जाएगा। और फिर हमने बैक करने के लिए कंट्रोल C प्रेस किया, उसके बाद लिस्ट देखा तो फाइल 3 आ गई। अब हमने फाइल 3 के अंदर देखना है क्या लिखा हुआ है, तो कैट फाइल 3 txt लिखा तो उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ आ गया कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल 3 जो कि हमने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारी 13 कमांड है नैनो कमांड। नैनो कमांड को बेसिकली यूज़ करते हैं टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए। ऐसी फाइल्स जो हमने टेक्स्ट के थ्रू बनाई हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं नैनो कमांड के थ्रू। हमने नैनो और फाइल 1 txt लिखा है और उसके बाद हमारे पास फाइल के अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जब हम नैनो प्रेस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक नैनो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर। जब हम नैनो के साथ फाइल का नेम लिखते हैं तो वो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है, उसमें जब हम लिखते हैं और उसके बाद जब हम बैक आते हैं तो बेसिकली उस फाइल में वो सारा कुछ लिखा होता है। उसके बाद हमारे पास 14 कमांड है जिसमें हम हिस्ट्री कमांड है। ये टर्मिनल की हिस्ट्री देखने के लिए इस्तेमाल होती है कि कौन कौन सी आपने यहाँ पे कमांड लगाई हैं टर्मिनल के ऊपर। तो हम सिंपल हिस्ट्री लिखेंगे टर्मिनल पे तो हमारे पास ये नंबरिंग वाइज आ जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। तो सारी कमांड्स जो हमने लगाई हैं बेसिकली शो होंगी। उसके बाद हमारे पास 15 कमांड है क्लियर कमांड। जब हमारे पास टर्मिनल की स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कमांड्स लिखी गई हों और हम चाह रहे होते हैं
कि हम इसको क्लियर करें, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, क्लियर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम क्लियर लिखेंगे, पहले हमारे पास देख सकते हैं टर्मिनल के ऊपर लिस्ट थी, लेकिन जब हमने क्लियर प्रेस किया तो उसके बाद टर्मिनल की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ही क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेट कमांड है। डेट कमांड डेट एंड टाइम देखने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही हम डेट लिखेंगे टर्मिनल के स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे पास डेट एंड टाइम शो होने लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास 17 कमांड है, CAL कमांड है, जिसको बेसिकली कैलेंडर जो करंट मंथ का है वो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम CAL लिखेंगे, उसके बाद कैलेंडर जो है उसी मंथ का वो शो हो जाएगा, साथ में डेट भी मेंशन होगी कि प्रेजेंट आज कौन सी डेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड है स्टैट कमांड। स्टैट कमांड बेसिकली किसी भी फाइल की स्टैटिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे ही हम स्टैट और फाइल 1 लिखते हैं, तो फाइल 1 की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेमोरी के किस एड्रेस पे मौजूद है, इसके लिंक कितने हैं, और सारा कुछ उसको बताया जाता है कि लास्ट टाइम कब एक्सेस हुई, मॉडिफाई कब हुई, चेंज कब हुई, सारा कुछ उसका यूज़र भी दिखा देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है इको कमांड। इको कमांड किसी भी कमांड को हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को या कमांड को रिपीट करने के लिए, यानी जो हम लिखेंगे वही हमें प्रिंट होगा सेम। और उसके अलावा दूसरा इसका ये यूज़ है कि एक वर्ड को अगर हम डिफरेंट वर्ड के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये भी इको कमांड के थ्रू किया जा सकता है। आप देख सकते हैं पहली कमांड है इको आई एम मुस्लिम, हमने प्रिंट करना था। इको के बाद हमने टर्मिनल पे लिखा आई एम मुस्लिम। तो आप देख सकते हैं कि आई एम मुस्लिम लिखा हुआ आ गया। और दूसरी कमांड है कि हमने MASAD, उसके बाद हमने दो, यानी हमारे पास टेक्स्ट थे, उनके साथ दो वर्ड्स थे, हिराज और हराज, उसके साथ लिखना था @gmail.com, जो कि जीमेल एड्रेस है। तो क्या करते हैं हम, इको और उसके बाद MASAD, उसके बाद हमने जो दरमियानी ब्रैकेट है वो शुरू किया। उसके बाद जिन दोनों के साथ हम लिखना चाह रहे हैं, तो हमने वो लिखे, और उसके बाद @gmail.com। तो जब हम नेक्स्ट एंटर करते हैं, तो ये जो MASAD है, ये दोनों हिराज और हराज के साथ लिखा हुआ आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो 20 कमांड है, और वो WC कमांड है, जो कि वर्ड को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपको फाइल्स के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर उसके करैक्टर बताती है, उसकी लाइंस बताती है, और वर्ड को काउंट करके देती है। हमने सिंपल WC करना है, उसके बाद फाइल का नेम लिखना है। तो आप देख सकते हो कि उसने बता दिया है कि ये जो फाइल है इसके अंदर हमारे पास 3 वर्ड हैं, और डिफरेंट उसके जो लाइंस हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, और उसके करैक्टर्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे हु और हु एम आई कमांड। हु और हु आई एम कमांड बेसिकली, हु और हु एम आई कमांड बेसिकली यूज़र को व्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं कि हमारे जो लिनक्स है इसके बेसिकली कितने इसके यूज़र हैं। तो जब हम सिंपली हु लिखेंगे तो हमारे पास यूज़र आ जाएगा। जब हम हु एम आई लिखेंगे तो वो बता देगा कि आप कौन से यूज़र हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीडो कमांड है। सीडो SU कमांड है। बेसिकली सीडो कोई ऐसी कमांड होती है जब हम कोई ऐसी कमांड को नॉर्मल एक्सेस नहीं कर सकते, तो सुपर यूज़र जब हम नीड होता है तो हम सीडो लिखते हैं किसी भी कमांड से कवर। और SU का मतलब है कि स्विच यूज़र। अब सीडो कमांड क्या करती है, कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म करती है जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन की ज़रूरत हो, जो नॉर्मली हम परफॉर्म ना कर सकते हो, उसके लिए परमिशन चाहिए, तो हम किसी भी कमांड के पहले सीडो लिखते हैं। उसके बाद सीडो SU जो कमांड है बेसिकली स्विच यूज़र करती है कि एक यूज़र से दूसरी यूज़र जाने के लिए। तो हम इसमें एक ही कमांड में दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है कि यूज़र को स्विच करना। तो हम लिखेंगे sudo SU। तो आप देख सकते हो पहले यूज़र और था, लेकिन जब हम sudo के बाद लिखेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। जब हम पासवर्ड इंटर कर देंगे तो रूट यूज़र आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है 23 कमांड, फाइंड कमांड। फाइंड कमांड बेसिकली सर्च करती है किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल्स को। तो जब हम फाइंड करना हो तो दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, एक हम डायरेक्टरी भी फाइंड कर सकते हैं और फाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे फाइंड टाइप -f -name, और उसके बाद फाइल का नेम लिख देंगे। जहाँ जहाँ पे फाइल 1.txt मौजूद होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और दूसरी अगर हमने कोई डायरेक्टरी फाइंड करनी है तो टाइप D लिखेंगे और आगे फोल्डर का नाम लिख देंगे, तो बेसिकली वो हमें शो करवा देगा। जैसे कि ऊपर वाले में उन्होंने हमें फाइल दिखाई है और नीचे वाले में उसने हमें डायरेक्टरी दिखा दी है कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रिप कमांड है 24 कमांड। इसको ये किसी भी फाइल के अंदर एक गिवन पैटर्न है, वो वर्ड्स को हो सकता है, कुछ भी पैटर्न है उसको आप देख सकते हो, वो यहाँ पे आपको फाइंड करके देगा। अगर हम ग्रिप और 5 एक वर्ड है जो कि मैंने फाइंड करना है, उसके बाद
किस फाइल से फाइंड करना है, फाइल 1.txt, सिंपल ये कमांड हमने एंटर करनी है। तो हमारे पास जो ग्रिप की कमांड है ये हमें फाइंड कर देगी कि फाइल के अंदर 5 कहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें लाइन भी मेंशन हो कि ये जो वर्ड है ये किस लाइन पे लिखा हुआ है, तो हम -n उसके स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं, तो ये आपको फाइंड करके देगी। इसके अलावा और भी ग्रिप के साथ बहुत कम्बिनेशन है, छोटी कमांड्स को यूज़ करके हम ग्रिप बहुत ही एक एडवांस लेवल की कमांड है जो कि किसी भी फाइल के अंदर डायरेक्ट आपको फाइंड करके देती है एक गिवन पैटर्न। उसके बाद हमारे पास हेड कमांड है। हेड कमांड बेसिकली किसी भी फाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल की लाइंस को हेड की थ्रू यानी ऊपर से हेड पोर्शन से उसको प्रिंट करके देती है। हमने सिंपल लिखना है हेड, और जितनी लाइन हमने प्रिंट करनी है -5 लिखा है और फाइल 1 से करनी है, तो उसकी जो फर्स्ट 5 लाइन है वो आप देख सकते हो वो प्रिंट होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है टेल कमांड। जिस तरह हेड उसके स्टार्टिंग से शो करने के लिए इस्तेमाल होती है, टेल जो कमांड है वो बेसिकली उसके एंडिंग से जितनी लाइन हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, टेल के साथ जितनी लाइन हमने एंडिंग से प्रिंट करनी है, तो हमने फाइल 1 लिखा है, उसके एंडिंग पे कुछ नेम लिखे हुए थे, तो उसने वो सारे कुछ जो उसके लास्ट पे थे टेल कमांड ने वो हमें शो कर दी। उसके बाद हमारे पास हेड और टेल दोनों कमांड्स को यूज़ करना होता है। ये तब यूज़ हम करते हैं जब बेसिकली हम किसी भी स्पेसिफिक लाइंस को प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी हम ये कहते हैं कि हमने 10वीं लाइन को प्रिंट करना है या 10 से 15 के लिए, तो उसमें दोनों यूज़ करने पड़ते हैं, हेड भी और टेल भी। तो उसकी कमांड क्या हम लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे कि टेल प्लस 1 tx, उसके बाद हेड -2 यानी से किस पोजीशन पे है, टेल से किस पोजीशन पे। उसके बाद हम फाइल का नाम भी लिखा है, तो हम देख सकते हैं कि जब हमने ये फाइल 1 पे यही कमांड लिखी है तो हमें लाइन जो उसकी 5th थी और 6th थी वो प्रिंट हो गई। यानी हमने बताया है कि 5 लाइन और उसके बाद हमने 2 लाइंस प्रिंट करनी है, उसने दोनों प्रिंट करके दे दी। नेक्स्ट हमारे पास कट कमांड है। कट कमांड बेसिकली कोई कॉलम अगर हम किसी फाइल से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक लाइंस जो टेक्स्ट के अंदर जितना भी एक कॉलम बन रहा होता है ना, अगर डिफरेंट लाइन लिखी हो तो हम कोई गिवन नंबर ऑफ लाइन प्रिंट करते हैं, तो हम एक किस्म का कॉलम प्रिंट कर रहे होते हैं। तो कट कमांड बेसिकली कॉलम को प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। आप देख सकते हो कि हमने सिंपल लिखना है कट, उसके बाद -c मतलब कॉलम 16 यानी जो फर्स्ट उसके 6 लाइन है फाइल 1.txt से, तो वो आपको प्रिंट करके देगी। आपने क्या करना है, इसमें ये दिस इज लाइन नंबर 145 लिखा हुआ था, तो उसने उसके फर्स्ट जो 6 लाइन थे उसको कॉलम फॉर्म में प्रिंट कर दे दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पाइप की कमांड है। पाइप कमांड क्या करती है कि एक जो आउटपुट है उसको जो कमांड है उसकी इनपुट के थ्रू यूज़ करती है। अब हम देख सकते हैं कि हु एम आई कमांड है और उसको हमने पाइप कर दिया है WC कमांड पे कि जो हु एम आई का आउटपुट है उसको वो वर्ड काउंट करके देगा। आप देख सकते हो कि उसकी आउटपुट थी उसके उसने वर्ड काउंट करके दे दिए। नेक्स्ट हम एप्ट कमांड है। ये कोई भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम सिंपल करेंगे एप्ट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल और उसके बाद सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे जो हम प्रिंट करना जो हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमने ब्लूफिश एक सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट एडिटर है। जब हम ये लिखेंगे sudo apt-get install ब्लूफिश, तो आपके सामने वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इस वजह से उन्होंने बता दिया। अब नेक्स्ट हमने apt-get अपडेट अगर हमने करने हैं अपने तमाम सॉफ्टवेयर, तो हम sudo apt-get और उसके बाद अपडेट लिखेंगे, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं जो भी हमने डाउनलोड किए हैं सारे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद chmod फाइल्स की परमिशन को चेंज करता है। बेसिकली कोई फाइल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन सी यूज़र कर सकता है, ग्रुप कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, जो हम परमिशन देना चाह रहे हैं chmod के बाद हम वो लिखेंगे और जो फाइल को हम देना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। हमने परमिशन दिया फाइल 1 को एग्जीक्यूशन की, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम वो फाइल जो 1 है वो हमारे पास ग्रीन हो गई है। अगर हम नेक्स्ट जाएं तो हमारे पास आउटपुट रीडायरेक्शन कमांड है। ये बेसिकली हमारे आउटपुट का अगर हम कहीं सेव करना चाह रहे होते हैं टर्मिनल की स्क्रीन के अलावा, हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट कहाँ और जाए, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे ls लिखेंगे। अब लिस्ट आएगी तो हमने किस फाइल में सेव करना है, फाइल 2.txt में। तो जो लिस्ट आएगी वो बेसिकली शो नहीं होगी, वो फाइल 2.txt में फाइल 2.txt में जाएगी। जब हम कैट के थ्रू देखेंगे तो फाइल 2 के अंदर लिस्ट लिखी हुई है।
इसके अलावा अगर हमने किसी पहले से मौजूद फाइल है उसको अंदर हमने कोई कमांड के जो आउटपुट है वो अपडेट करने तो हम डबल वो एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे तो उसके नीचे जाके वो अपडेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास 33 कमांड है, टार कमांड है। टार कमांड बेसिकली हम यूज़ करते हैं आर्काइव फाइल्स, यानी जो कि बैकअप के लिए यूज़ होती हैं। फाइल्स का कलेक्शन होता है, कोई भी हम फाइल्स अगर हमें डर हो कि ये डिलीट हो जाएंगी तो उसके लिए हम आर्काइव फाइल्स बना लेते हैं जो कि एक कलेक्शन होता है। तो अगर हमने आर्काइव फाइल बनानी हो तो हम टार -cvf और बैकअप जो फाइल का नेम लिख देते हैं, बैकअप असर डॉट टार हमने लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद जिस फोल्डर से हमने करना है उसका हमने एड्रेस लिखना है, तो मैंने डॉट लिखा है। डॉट का मतलब ये है कि ये जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है उसी से वो टार आर्काइव फाइल बनाएगा। देख सकते हैं कि फाइल 1 फाइल 3 फाइल 2 उसमें मौजूद थी, तो उसने उसकी नीचे आर्काइव फाइल बना दी है। आर्काइव फाइल का नेम है बैकअप असर .tar लाजमी लिखना है। जब हम उसको अनआर्काइव करना चाह रहे हैं, उससे वापस से गेट करना चाह रहे हैं, तो हमने वो ओरिजिनल फाइल्स डिलीट कर दी जिनके हमने आर्काइव बनाने क्या किया, उससे जब ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी तो उसको अनआर्काइव किया तो दोबारा फिर हमारे पास वही फाइल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है gzip कमांड और unzip कमांड। बेसिकली ये फाइल कंप्रेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो जब हम किसी फाइल को कंप्रेस करना होता है तो हम gzip और उसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं, और जब हमने अनकम्प्रेस करना होता है तो unzip और फाइल का नेम लिखते हैं। तो हम देख सकते हैं पहले हमने फाइल जो हमारे पास आर्काइव फाइल थी उसका जो हमारे पास टोटल उसकी मेमोरी थी वो 1024 थी, तो 10 240 थी। लेकिन जब हमने उसको gzip कमांड दी है उसके बाद उसकी फाइल का नेम लिखा है तो उसका साइज़ 573 हो गया। और जब हम वापस अनकम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, unzip लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास उसका फाइल का साइज़ दोबारा फिर वही हो जाता है। उसके बाद मैन इन्फो और हेल्प कमांड है। बेसिकली किसी भी हमारे पास जो लिनक्स की कमांड है उसकी इन्फॉर्मेशन के किस तरह से हम इसको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। हम सिंपल जो भी कमांड लिखेंगे उसकी जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कम्प्लीटली, हम वो कमांड लिखेंगे। उसके बाद -cp की जैसे मुझे चाहिए माइनस हेल्प लिखा है तो वो उसके बारे में सारा कुछ शो कर देगा। तो ये थी आज हमारे 35 बेसिक कमांड जो कि किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये हर यूज़र को जानना चाहिए और इसका इल्म होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस